नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज राय आपसे व्याख्यान कौशल के बारे में बातचीत करूंगी। कक्षा छोटी हो या बड़ी, व्याख्यान कौशल का प्रयोग प्रत्येक स्तर पर शिक्षण के लिए किया जाता है। शिक्षक इस कौशल का उपयोग उस समय करता है जब वह अपनी बात विद्यार्थियों के सम्मुख रखना चाहता है। इसके लिए वह विचारों, क्रियाओं और उदाहरणों की सहायता लेता है। व्याख्यान कौशल शिक्षण की सशक्त और प्रभावशाली विधि है। प्राचीन समय में आचार्य और शिष्य की शिक्षण प्रक्रिया अधिकतर व्याख्यान के अंतर्गत ही संपन्न होती थी। यह विधि आज भी उतनी ही प्रभावी है और इसके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान बालक अपनी भावनाओं और जिज्ञासाओं का शमन करता है। यह विधि शिक्षक प्रधान विधि होती है। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से सुनता है। व्याख्यान के अंतर्गत विषय वस्तु को संक्षेप में भी प्रस्तुत करके प्रभावी शिक्षण कराया जा सकता है। व्याख्यान विधि का प्रयोग आश्रम काल से ही चला आ रहा है और आज भी अध्यापक व्याख्यान विधि से पढ़ाते हैं। इसीलिए व्याख्यान विधि को शिक्षक प्रधान विधि भी कहा जाता है। यह कौशल देखा जाए तो बड़ी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, किंतु इसके लिए अध्यापक को संप्रेषण कौशल की दक्षता होनी चाहिए। हालांकि इस विधि के पक्ष एवं विपक्ष में काफ़ी तर्क दिए जाते हैं, परंतु इनमें कोई संदेह नहीं कि व्याख्यान विधि शिक्षा ज्ञान प्रदान करने की प्रमुख विधि है। इस विधि को अधिक प्रभावशाली एवं लाभप्रद बनाने की दृष्टि से अध्यापक को व्याख्यान विधि के विभिन्न घटकों उपघटकों में कुशलता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। परिभाषा। थॉमस ए श्रिस के अनुसार व्याख्यान उन तथ्यों तथा सिद्धांतों और संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको अध्यापक चाहता है कि उसको सुनने वाले समझ सकें। व्याख्यान एक अच्छे अध्यापक का उत्तम कौशल होता है। उत्तम व्याख्यान कौशल विद्यार्थियों को सक्रिय बनाए रखने, उनमें एकाग्र भाव से श्रवण क्षमता उत्पन्न करने तथा विकसित करने में सहायक होता है। परंतु यह अध्यापक की योग्यता पर निर्भर करता है और कुछ सीमा तक प्रत्येक पाठ में इस कौशल की आवश्यकता होती है। व्याख्यान कौशल के द्वारा कम समय में पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है। यह अत्यंत सरल, सहज एवं कम खर्चीला कौशल माना जाता है। इस कौशल से विद्यार्थियों में तर्क तथा वाद विवाद करने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। यह बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है और इस विधि से विस्तृत रूप से विषय को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें शिक्षण से ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है तथा विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय होकर कार्य करता है। यह अधिक देर तक सक्रिय नहीं रह सकती। इसमें विद्यार्थी की श्रवणेंद्रिय सक्रिय रह पाती है। इसमें विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह कक्षा की विभिन्नता होती है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर कक्षा शिक्षण कराना चाहिए। तो इसमें जो अन्य बालक हैं, अन्य प्रकार के बालक हैं, वह पिछड़े रह जाते हैं। कुछ तथ्यों से बालक अनभिज्ञ रह जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ व्याख्यान ही दिया जाता है। इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। व्याख्यान के प्रकार: वर्णनात्मक प्रकार, व्याख्यात्मक प्रकार और तर्कात्मक प्रकार। वर्णनात्मक में संरचना, प्रक्रिया, पद्धति के बारे में बताना, जैसे संसद में विधेयक प्रस्तुत करना, किसी का जीवन परिचय बताना, रक्त संचार की प्रक्रिया बताना या चुनाव पद्धति आदि को विस्तार पूर्वक बताना। व्याख्या में किसी समस्या, मुद्दे, किसी पद्य, किसी गद्य को लेकर, जैसे भूमंडलीकरण है, आरक्षण है, कोई मुद्दे हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या करना कि कैसे क्या क्या घटनाएं घटी। तर्कात्मक का मतलब होता है घटना के कारण बताना तथा उन घटना के कारणों का क्या प्रतिफल होगा उसके बारे में बताना।
व्याख्यान कौशल के आवश्यक घटक। इसका प्रारंभ, व्याख्यान कौशल के प्रारंभ को विन्यास प्रेरण कहा जाता है, अर्थात व्याख्यान प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के अनुभव अर्थात व्यावहारिक जानकारी, पूर्व घटित घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाओं एवं संस्मरणों का उल्लेख करते हुए प्रारंभिक व्याख्यान आकर्षक होना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी रुचिपूर्वक प्रेरणादायक होकर इस व्याख्यान को सुन सके। उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। अध्यापक की आवाज़ सुस्पष्ट एवं उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, अर्थात आवाज़ इतनी ऊंची भी न हो, इतनी नीची भी न हो कि पूरी कक्षा के विद्यार्थी सुन सकें। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग। अध्यापक को व्याख्यान कौशल के दौरान रुचिकर उक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षण बिंदु की तरफ केंद्रित रहता है और शिक्षण के दौरान बताई गई बातें विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से समझ में आ जाती है। विषय वस्तु में क्रमबद्धता होनी चाहिए कि व्याख्यान कौशल के दौरान बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाना चाहिए और किस शिक्षण बिंदु पर कितनी बात करनी है, अगला बिंदु क्या है, इनको तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, जिसके कारण से व्याख्यान प्रभावशाली होगा। पाठ की गति का औचित्य। अध्यापक को व्याख्यान देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में सभी स्तर के बालक हैं, कभी तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि, इसलिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए व्याख्यान देना चाहिए तथा विषय वस्तु भी उसी प्रकार से प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि उस कक्षा के सभी विद्यार्थी उसको ठीक प्रकार से समझ सके। अंतःक्रिया में परिवर्तन। व्याख्यान कौशल के दौरान अध्यापक अपना व्याख्यान देता जाता है, लेकिन बीच बीच में अंतःक्रिया भी होती रहनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि बनी रहे। श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग। कई बार व्याख्यान के दौरान श्रव्य दृश्य साधनों का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी कक्षा में अपना ध्यान केंद्रित कर सके। वाणी की तीव्रता एवं विविधता, अर्थात वाणी, एक अध्यापक की वाणी एक कक्षा के दौरान उत्प्रेरक का कार्य करती है। अगर अध्यापक की वाणी प्रभावशाली होगी, अध्यापक कक्षा के अनुसार अपनी वाणी को प्रस्तुत कर सकता है, तो निश्चित ही विद्यार्थी अध्यापक की कक्षा में रुचि लेंगे। इसलिए अध्यापक को हमेशा एक मधुर एवं कानों को प्रिय लगने वाली वाणी को कक्षा के अनुसार बोलना चाहिए तथा भावों के उतार चढ़ाव के अनुसार जिस प्रकार का विषय वस्तु हो उस प्रकार के भावों का उतार चढ़ाव, अंग संचालन आदि का ध्यान रखना चाहिए। व्याख्यान का समापन या सार संक्षेप भी रुचिकर होना चाहिए, अर्थात कभी भी कक्षा में व्याख्यान अचानक से नहीं समाप्त हो जाना चाहिए। उसके लिए अध्यापक जिन जिन बिंदुओं को पढ़ाया है उसको संक्षेप में विद्यार्थियों को बताए तथा उनकी पुनरावृत्ति भी करे, जिससे विद्यार्थी उससे लाभ उठा सकें। व्याख्यान कौशल की विधियाँ। उद्बोधन विधि। प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन। इसमें प्रत्यक्ष वस्तुओं के उदाहरण से विद्यार्थियों को समझाना चाहिए, जैसे सिक्का है, कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल है, ग्लोब है। विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो उनमें कोई पेड़ की संरचना है, पत्तियों की संरचना है, तो उनको प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहिए। रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए, कई बार श्यामपट्ट पर बनाकर, कभी तथ्यों को दिखाकर, कभी किसी आंदोलन का जो काल है उसको बताकर। मानचित्र का भी कक्षा के अंतर्गत प्रयोग करना चाहिए, किसी राज्य की स्थिति बताने के लिए, तो उसके लिए मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। चित्र भी दिखाना चाहिए, चित्र में जैसे चित्र के माध्यम से विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित होगा, जैसे संधि है, समास है, कारक है, इनकी तालिका श्यामपट्ट पर बनाकर इनके चित्रों के माध्यम से बनाकर विद्यार्थियों को समझाना चाहिए। प्रत्यक्ष क्रिया करके भी कई बार बताना चाहिए, जैसे हिंदी विषय के अंतर्गत कोई गीतिका है, उसको सुर लय के आधार पर गा कर सुनाना कि कैसे इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं।
अभिनय करके भी बताना, जैसे चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे पूर के, आप काएँ थाली में, तो उसमें एक अभिनय भी समाहित होना चाहिए। सहचर शब्दों का ज्ञान का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत अध्यापक एक जैसे दो शब्दों की पहचान करना, जैसे श्रम है, क्रम है, अनल है, अनिल है आदि को स्पष्ट करते हुए बताना चाहिए। अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान, इसमें अनेकार्थी का मतलब कि एक से कितने एक समान ऐसे एक अर्थ वाले इतने शब्द होते हैं, उनको भी शामपट के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। प्रवचन विधि, यह विधि एक प्रकार से कि घटना को व्याख्या के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, जैसे कथावाचक कथा कहते हैं, तो उस प्रवचन विधि का भी इसमें प्रयोग करना चाहिए व्याख्यान कौशल में। ऐतिहासिक घटना का मतलब होता है किसी ऐतिहासिक घटना से अवबोध कराना, जैसे 1857 की क्रांति या किसी कवि का जीवन परिचय कैसा रहा है, इसको एक ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करना। कहानी विधि कहने की अपनी एक विधि होती है, कहानी कथन विधि। उसमें इतने ठीक प्रकार से कहानी भावों के अनुसार कहाँ पूर्ण विराम लगाना, कहाँ अर्ध विराम लगाना, उन सब का ध्यान करते हुए इसमें कहानी विधि का प्रयोग करना। तुलना विधि का मतलब होता है कि जैसे किन्हीं दो घटनाओं में, दो बातों में तुलना करते हुए बताना। विलोम विधि, इसमें कि विलोम करके बताना कि जिससे विद्यार्थी आसानी से उसका अर्थ समझ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।